डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन सीरीज। ई कैट का टेस्ट चल रहा है सीरीज 2 का। उसमें जो भी क्वेश्चन रिपोर्टेड हैं वो आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं। एक चीज़ आप नोट कर लें, क्वेश्चन का पता होना जो टेस्ट में आ रहे हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन याद रखें उन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने आएगा तो क्वेश्चन के पता चलने का कोई फायदा नहीं है। हमारी डिस्कशन में जो बात यूनिक है वो ये है कि हम क्वेश्चन आपको पूरा सॉल्व करके बताते हैं। मैं उनके जो ट्रिक्स हैं, शॉर्टकट्स हैं और जो प्रॉपर आंसर है वहां तक आपको लेके जाता हूं, ताकि दोबारा अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ जाए या इस जैसा क्वेश्चन सेम आ जाए तो आप उसको हैंडल कर सकें। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिस्कशन। सो इसी तरह से आपने इसको देखना है। नाउ लेट्स सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ने हमें रिपोर्ट किया है। देयर आर 4 ब्लू, 5 ग्रीन एंड 6 ब्लैक बॉल्स in a bag. If 3 balls are drawn at random, what is the probability that all आर ऑफ डिफरेंट कलर्स? बात आपको समझ आ गई है। एक बैग है, उस बैग में 3 तरह के बॉल्स हैं, 3 डिफरेंट कलर्स की बॉल्स हैं। 3 बॉल्स रैंडमली उसमें से निकाले गए हैं। प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है कि तीनों बॉल्स क्या हो, डिफरेंट कलर्स के हों। ठीक है जी। अब जब बात प्रोबेबिलिटी की करते हैं तो मैं आपको हमेशा समझाता हूं कि प्रोबेबिलिटी के लिए 2 बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक आपको पता चले कि पॉसिबल आउटकम्स कितने आएंगे और एक पता चले कि फेवरेबल आउटकम कितने आएंगे। सबसे पहले मैं जाता हूं पॉसिबल आउटकम्स क्या निकल सकते हैं। आप देखेंगे इस क्वेश्चन में 4 ब्लू हैं, 5 ग्रीन हैं और 6 ब्लैक बॉल्स हैं। तो स्टूडेंट टोटल बॉल कितने बनेगा, आप इनको ऐड कर लें, बनेगा 6 + 5 11 + 4 15। इसका मतलब 15 बॉल्स इस बैग में टोटल प्रेजेंट हैं। और हमने कितने ड्रॉ करने हैं, 3 बॉल्स रैंडमली ड्रॉ करने हैं। कितने तरीकों से ये हो सकता है कि 15 में से 3 बॉल्स को ड्रॉ किया जा सके? तो इसके तरीके के अंदर आप लोग क्या करते हैं कि मैं निकाल रहा हूं इसके अंदर फिलहाल पॉसिबल आउटकम। तो कॉम्बिनेशन का ट्रिक यूज करना है। 15 कॉम्बिनेशन 3, ये 15 कॉम्बिनेशन 3 आपको क्या बता रहा है, पॉसिबल आउटकम बता रहा है कि 15 बॉल में से 3 बॉल्स को ड्रॉ कितने तरीकों से किया जा सकता है, टोटल तरीके आपको बता रहा है। राइट। अब आप आए फेवरेबल आउटकम्स की तरफ। फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं? आप ये चाहते हैं कि वो जो बॉल आप ड्रॉ कर रहे हैं वो डिफरेंट कलर्स के हों। अब वो कैसे होगा? वो तब होगा जब एक बॉल फॉर श्योर आपके पास क्या आ जाए, ब्लू कलर का, एक बॉल फॉर श्योर आपके पास क्या आ जाए, ग्रीन कलर का, और एक बॉल फॉर श्योर कौन सा आ जाए, ब्लैक कलर का। तो अगर हर कलर का एक बॉल आ जाएगा तो इंश्योर हो जाएगा कि वो सारे के सारे क्या हैं, डिफरेंट कलर्स के हैं। अब ये कैसे पता चलेगा? देखें, आपके पास है 4 ब्लू बॉल्स। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि एक ब्लू बॉल हमें मिलना चाहिए। ये कितने तरीकों से हो सकता है? हम उसे करेंगे कॉम्बिनेशन के साथ 4C1। ये एक ब्लू बॉल आने के जो तरीके हैं वो आपको बता रहे हैं। इसके बाद हम क्या चाहते हैं? मल्टीप्लाइड बाय, हम चाहते हैं ग्रीन कलर का बॉल भी आ जाए। तो ग्रीन बॉल्स कितने? 5। तो आप करते हैं 5 कॉम्बिनेशन 1, यानी 5 ग्रीन में से एक ग्रीन कलर का बॉल आपको मिलना चाहिए। इसी तरीके से हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि 6 बॉल्स हैं ब्लैक कलर के और आपको उसमें से एक बॉल चाहिए। आप इस चीज को इंश्योर कर रहे हैं कि तीनों कलर का एक एक बॉल आपको मिल रहा है ताकि ये डिफरेंट कलर्स के बन जाएं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका हुआ है, आपको पता चल गया है कि इस तरीके से आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब आज आप इसको सॉल्व करते हैं तो बेसिकली आप सब जानते हैं कि इसके अंदर 4C1 क्या बनेगा, 4 बनेगा, और इसी तरीके से 5C1 क्या बनेगा, 5 बनेगा, और 6C1 क्या बनेगा, 6 बनेगा। आप सब जानते हैं कि NC1 जो है वो N के बराबर होता है। हाँ, अब आप आते हैं 15 कॉम्बिनेशन 3 की तरफ। आप कहते हैं कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है, लेकिन मेरी प्रीवियस लेक्चर्स अगर आप देखें तो मैंने हमेशा कॉम्बिनेशन का शॉर्टकट बताया हुआ है। उसको मैं आपके लिए रिवाइज करवा देता हूं। देखें, वो शॉर्टकट मैंने क्या बताया हुआ है कि देखें, अगर आप 15 कॉम्बिनेशन 3 करना चाह रहे हैं तो मैं ये समझाता हूं कि 15 को ओपन करें 3 टाइम्स। अच्छा, 3 टाइम्स क्यों ओपन करना चाह रहे हैं? क्योंकि यहां पर जो सिलेक्शन है वो कितनी है, 3। जितनी सिलेक्शन उतना उसको ओपन कर दिया करें। राइट। फिर आपने क्या करना है? आपने इसको डिवाइड करना है इसके फैक्टोरियल पर। अगर 3 लिखा, 3 का फैक्टोरियल क्या बनेगा? ये बनेगा 3 × 2 × 1। अब आप इस शॉर्टकट तरीके से 15 कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर लें अपने रफ वर्क के अंदर। जब आप इसको सॉल्व करें, कैंसिलेशन कर लें, आप क्या करेंगे कि आप 3 और ये 5 आ जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे, यहां पर क्या आ जाएगा, 7। अब आपने क्या करने का, 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 91, 91 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 455। अब ये जो रफ वर्क मैंने समझाया, ये मैंने कॉम्बिनेशन को ओपन करने का शॉर्टकट ट्रिक आपको रिवाइज करवा दिया। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, 15 कॉम्बिनेशन 3 जो है दैट इज इक्वल टू 455। स्टूडेंट्स, हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। अब आप 5 के साथ इसे कैंसिल कर दें, ये बनेगा बेसिकली 5 × 9 45 और ये 1 आ जाएगा।
तो 4 इंटू 6 क्या बनेगा 24 और 24/91। अब आप नोट करें तो ये आपके पास आंसर है। ऑप्शन देखें 1/91, 4/91, 24/91 चार्ली इसका आंसर बन रहा है। तो बात आपको समझ आ रही है कि क्वेश्चन तो आपको पता चल गया था, लेकिन अब उस क्वेश्चन का एक स्मार्ट सोल्यूशन जो है वो भी मैंने आपको बता दी कि आपने सॉल्व कैसे करना है। ये स्टेप इंपॉर्टेंट था पहला वाला, जो आपको समझ आ गया। बाकी उसके बाद कैलकुलेशंस हैं, जो कॉम्बिनेशन उनको आपने सॉल्व करना था, कॉम्बिनेशन का ट्रिक भी मैंने आपको एक बार रिवाइज करवा दिया। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि कमिटी ऑफ 5 पर्सन इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 8 मेन 6 वुमेन। आपने कमेटी बनानी है। आपको पता है कि जब कमेटी बनानी हो, ग्रुप बनाने हो, टीम बनाने हो, मैं हमेशा समझाता हूं कि ऐसे क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअली आपने कॉम्बिनेशंस को यूज करना होता है। लेट्स सी, अब कमेटी है 5 पर्संस की। आपके पास जो मेंबर्स हैं उसमें 8 मेन हैं और 6 वुमेन हैं, यानी 14 मेंबर आपके पास है, राइट। फिर आपने क्या करना है कि हाउ मेनी कमिटीज कैन बी फॉर्म्ड विद एटलीस्ट 3 वुमेन। अब एटलीस्ट का मतलब हमेशा आपको समझाता हूं कि एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, इससे कम नहीं हो सकते, आप इसे ज्यादा कर सकते हैं। ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। अब एटलीस्ट 3 वुमेन के अंदर आपको क्या समझ आ रही है कि स्टूडेंट्स कमेटी वो बने जिसमें 3 वुमेन हो जाएं, कमेटी वो बने जिसके अंदर 4 वुमेन हो जाएं, और कमेटी वो बने जिसके अंदर 5 वुमेन हो जाएं। ये इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि 3 वुमेन 4 वुमेन। 5 से ज्यादा क्यों नहीं कर रहे? 5 से ज्यादा आप इसलिए नहीं कर रहे कि जो कमेटी आपने बनानी है उस कमेटी में पर्संस कितने होने चाहिए? 5। तो 5 से ज्यादा वुमेन तो आप करेंगे नहीं। अच्छा, अब होगा कैसे? मैंने आपको पहले समझाया कि जब आपने कमेटी बनानी, ग्रुप बनाना है, टीम बनाना है, तो उसका ट्रिक हमेशा क्या होता है कि वो कॉम्बिनेशंस को यूज किया जाता है। मैं आपको करके दिखाता हूं। 3 वुमेन कमेटी में आनी चाहिए। वुमेन है कितनी हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर? वुमेन आपके पास है 6। तो 6 वुमेन में से आप सेलेक्ट करना चाहते हैं 3 वुमेन, 6 कॉम्बिनेशन 3। क्या ये कमेटी बन गई है? नहीं, कमेटी नहीं बनी। क्यों? कमेटी में मेंबर कितने होने चाहिए? 5। आपने कितनी वुमेन ली है? 3। बाकी 2 का क्या करना है? ऑटोमेटिकली बात समझ आती है कि बाकी 2 इसमें मेन होंगे। तो मेन कहां से आएंगे? क्वेश्चन में मेन आपके पास कितने? 8। तो आप क्या कर रहे होंगे? 8 कॉम्बिनेशन 2। यानी आप इस चीज को इंश्योर कर रहे हैं कि कमेटी में 5 पर्सन आ रहे हैं जिसमें 3 वुमेन हैं और 2 क्या है इसमें? मेन हैं, और ये 5 लोग आपके पूरे हो गए, ये कमेटी बन गई है। अच्छा, अब ये वो कमेटी है जिसमें 3 वुमेन आ गए। एटलीस्ट 3 वुमेन का क्वेश्चन था, तो उसका मतलब ये है कि अब आप कहां जाएंगे? 4 वुमेन पे। 4 वुमेन के लिए आप क्या करेंगे कि टोटल 6 वुमेन हैं और सिलेक्शन कितनी करनी? 4 की। अब आपको बात समझ आ गई कि 4 वुमेन की सिलेक्शन के बाद कमेटी कंप्लीट नहीं हो रही है, लिहाजा आपको क्या करना पड़ेगा? 8 मैन में से 1 मैन की जो है वो सिलेक्शन करेंगे, फिर कमेटी पूरी होगी। नहीं, 4 और 1 आप देख रहे हैं 5 पर्सन कंप्लीट हो गए। अगली बात जो आप देखेंगे वो ये कि 5 वुमेन को आप सिलेक्ट कर लें, तो 6 वुमेन में से 5 की आपने सिलेक्शन कर ली स्टूडेंट्स। अब यहां पर बात समझ आ रही कि 5 वुमेन अगर आ गई हैं और सारी कमेटी में वुमेन ही है, तो फिर जो 8 मैन थे उसमें से कोई भी नहीं आ रहा, तो हम उसको 0 के साथ कर लेंगे, राइट। अब चूंकि सारी चीजें आपको चाहिए, तो लिहाजा हम क्या कर लेते हैं? इनको ऐड कर लेते हैं। जब आप इन्हें ऐड कर लेंगे तो अगेन आपके पास आंसर है। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका हुआ है, अब आपने कैलकुलेशंस करनी है। कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है। अगर आप 6 कॉम्बिनेशन 3 करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास जो आंसर आ रहा होगा वो आएगा इसका 20, और 8 कॉम्बिनेशन 2 करेंगे तो उसके पास आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 28 प्लस। फिर आप 6 कॉम्बिनेशन 4 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15, और 8 कॉम्बिनेशन 1 का जो आंसर है वो आ जाएगा 8 प्लस 6 कॉम्बिनेशन 5 करेंगे 6 आ जाएगा। 8 कॉम्बिनेशन 1 जो है वो 8 कॉम्बिनेशन 0 जो है वो 1 की इक्वल होता है। मैं ये कैसे कर रहा हूँ स्पीड के साथ? आप सोच रहे हैं इस तरह कर रहा हूं कि देखिए मेरे माइंड में कैलकुलेशन चल रही है। 8C2 क्या होगा? मैंने भी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ट्रिक बताया ना। तो 8C2 कैसे करेंगे? आप अपने माइंड में करेंगे 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2। तो 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब कि 8 को 2 पे डिवाइड किया, 4 को 2 मल्टीप्लाई के 7 के साथ, वो बेसिकली क्या बन जाएगा? 28 बन जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी मेंटल कैलकुलेशन करके जो ट्रिक मैंने बताया ये सारे मैं सॉल्व कर रहा हूं। अच्छा, अब आप इसे कैलकुलेट कर लें। जब 28 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली क्या बन रहा होगा? ये बन रहा होगा आपके पास 5 और 280 प्लस 280 बेसिकली हमने करना है, तो बन जाएगा 560, और 15 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 120, और 6 इंटू 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा। देखिए, आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि ये जो कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, कैलकुलेशन जाहिर आपको टेस्ट में करनी है और स्पीडली करनी है, क्योंकि एंटी टेस्ट जो होता है इसमें आपकी स्पीड भी चेक होती है और आपकी एक्यूरेसी भी चेक हो रही होती है, राइट। अब आप इन्हें ऐड कर लें, 560 प्लस 120 करेंगे तो बनेगा बेसिकली 680, और 680 में 6 प्लस कर लेंगे तो स्टूडेंट 686 के ऊपर मैं लैंड कर गया हूँ। ऑप्शंस पे जाके देखते हूँ तो 686 मेरे पास बीटा ऑप्शन इसका आंसर बनती है। सो
अगर आप देखते हैं तो इस क्वेश्चन में एटलीस्ट 3 वुमेन की बात थी, उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये दे दिया 3 वुमेन का, ये मैंने आपको मेक श्योर कर दिया है कि 3 वुमेन 4 वुमेन 5 वुमेन। जब आप कमेटी बना रहे हैं हमेशा कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है, और उसके बाद कैलकुलेशन है जो मैंने आपको करके दिखा दी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन, व्हाट इज दिस, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इसका रूट वो कहता है स्क्वायर ऑफ द अदर देन, एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक रूट का नाम अल्फा रखेंगे दूसरा रूट क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर, या जो मर्जी नाम रखें, बीटा रखें तो बीटा स्क्वायर, एक रूट दूसरे का स्क्वायर है। स्टूडेंट नोट कर लें, इसकी कंडीशन है जो आपको याद करनी पड़ती है, टेस्ट में क्वेश्चन भी आया है और रूटीन के अंदर जो लेक्चर्स होते हैं उसमें आपको याद करवा भी रहे होते हैं, राइट। तो आपको ऑप्शन में आंसर बता दूं, अल्फा इसका आंसर है। ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं, ए स्क्वायर सी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब इक्वल टू 0, यू हैव टू रिमेंबर इट, इसको याद कर लें, ठीक है जी, स्क्वायर ऑफ द अदर के लिए। और अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे इट विल टेक टाइम, तो हमेशा एडवाइस होती है कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप इसको याद करें। जो लेक्चर्स हमारे होते हैं उन लेक्चर्स में हम अपने स्टूडेंट्स को याद करवा रहे होते हैं कि जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने इसको डायरेक्टली आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जी। इंटीग्रेशन आपने करनी है एक्स क्यूब और साइन एक्स की, सबको नजर आ रहा है कि बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन हो जाएगी, और बाय पार्ट्स का रूल आपको पता है कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन आपने लेना होता है। आइलेट का रूल आप पढ़ रहे होते हैं एफएससी में फर्स्ट सेकंड के लिए, तो उसके मुताबिक आप चलेंगे तो अलजेब्रिक फंक्शन है ये बन जाएगा फर्स्ट, और साइन एक्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सेकंड। आप इसको बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब जब बाय पार्ट्स आप इसको इंटीग्रेट करने जाएंगे तो आपको 2 या 3 दफा इसकी बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, और उसके बाद कहीं जाके आपको आपका आंसर मिलेगा। मैं इसका आपको ट्रिक बताने लगा हूं जो कि हमेशा मैं अपनी क्लासेस में स्टूडेंट्स को बताता होता हूं। तो उस ट्रिक की तरफ चलते हैं जी, कि अगर आपके पास सिचुएशन टेस्ट में ये आ जाए कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आ जाए, याद रखें ये अलजब्राइक फंक्शन है और ये जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अलजब्राइक फंक्शन के साथ अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो ट्रिक बता रहा हूं उस केस में आपके काम आएगा। यूजुअली बाकी जगहों पे नहीं करना, सिर्फ अलजब्राइक फंक्शन के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर करना है। यही बातें मैं क्लास में भी समझा रहा होता हूं और यही बातें टेस्ट में भी आ रही हैं, लिहाजा ट्रिक एक दफा फिर आपको रिवाइज करवा दूं। मैं क्या बताता हूं, देखिए फर्स्ट फंक्शन मेरे पास क्या स्टूडेंट, यहां पर फर्स्ट फंक्शन मेरे पास है एक्स क्यूब, और सेकंड फंक्शन जो है स्टूडेंट्स मेरे पास क्या है, साइन एक्स। ट्रिक मैं क्या समझाता होता हूं, आप लोगों को याद होगा मेरा ट्रिक, वो ये होता है कि मैं ये कहता होता हूं कि जो फर्स्ट फंक्शन है, ये वाला फर्स्ट फंक्शन है, इसके लेने हैं आपने डेरिवेटिव। फर्स्ट फंक्शन के आपने क्या लेने, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव तब तक लें जब तक जीरो ना आ जाए। करते हैं इसको। अब आप देखें एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 6x, 6x का डेरिवेटिव क्या होगा, 6 होगा, और 6 डेरिवेटिव क्या होगा, 0। तो मैंने आपसे क्या कहा था, डेरिवेटिव तब तक लेंगे जब तक एंड के ऊपर क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। बात खत्म होगी। दूसरी बात मैं ये समझाता हूं, जो सेकंड फंक्शन होता है स्टूडेंट्स उसके लेने होते हैं आपने इंटेग्रल्स, उसकी आपने इंटीग्रेशन करनी। करते हैं इंटीग्रेशन इसके अंदर, ठीक है जी। अब इंटीग्रेशन आप सबको पता है क्या होती है, इसके अंदर साइन एक्स की जो इंटीग्रेशन है, केयरफुल आप करें, कैलकुलेशन की मिस्टेक एंटी टेस्ट में नहीं होनी चाहिए। साइन एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो होती है माइनस कॉज एक्स, बी केयरफुल। माइनस कॉज एक्स की आप इंटीग्रेशन करेंगे वो साइन एक्स होती है, लेकिन चूंकि यहां पर माइनस कॉज एक्स की बात कर रहा हूं तो वो क्या बन जाएगी, माइनस साइन एक्स। इंटीग्रेशन हो रही है, फिर माइनस साइन एक्स आ गया, इसकी इंटीग्रेशन आपने करनी है। तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉज एक्स होती है, लेकिन चूंकि माइनस साइन एक्स को आप इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेशन आपको आती है, तो इसका मतलब कि इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी स्टूडेंट्स, कॉज एक्स बन जाएगी, और कॉज एक्स की इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, साइन एक्स बन जाएगी। तो अगर आप नोट कर रहे हैं तो हम इंटीग्रेट कर रहे थे, साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स, माइनस कॉज एक्स की इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स की प्लस कॉज एक्स, और कॉज एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स। ये इंटीग्रेशन आपने कर ली, ये काम हो गया, ठीक है जी। इसके बाद मैं क्या समझाता होता हूं, वो मैं ये समझाता हूं कि अब आपने इनको डायगोनल में मल्टीप्लाई करना है। डायगोनल में मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएंगे सारे प्रोडक्ट। बात अभी खत्म नहीं हुई है। आखिरी बात जो मैं समझाता हूं वो ये होती है कि साइंस का ध्यान रखें। अब साइंस देखिए मैं कैसे बता रहा हूं, पहला जो प्रोडक्ट है उसके साथ साइन लेंगे पॉजिटिव, अगले प्रोडक्ट के साथ साइन होगा नेगेटिव, उससे अगले के साथ पॉजिटिव, और उसके अगले के साथ नेगेटिव, यानी ऑल्टरनेटिव चलेंगे। ये बात भी आपको समझ आ गई। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका हुआ है, मैं आपको समझा रहा हूं, इट इज टेकिंग टाइम, बट जब आप अपने तौर पे करते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो विद इन 1 मिनट ये पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व होकर सारा आंसर निकल आएगा। अगर आप बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करेंगे, यू हैव टू डू लॉन्ग कैलकुलेशंस। यही वो बातें हैं जो मैं शुरू में समझा रहा था कि जो डिफरेंशिएट करती हैं इन डिस्कशन लेक्चर्स को बाकी लेक्चर्स के साथ, राइट। अब फाइनली हम आंसर लिखने जा रहे हैं।
अब आंसर लिखते वक्त आपने बहुत केयरफुली मेरे साथ आंसर लिखना है। देखें, मैंने आपसे कहा इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अब जो यहां से मैं आंसर निकाल रहा हूं, फाइनल आंसर होगा जो पूरा प्रोसेस करने के बाद आंसर प्रोड्यूस होता है। फाइनल आंसर कैसे बन रहा है देखिएगा, एक्स क्यूब को आपने कॉस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ध्यान रखें ये प्लस है और ये माइनस है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो क्या बनेगा मेरे पास? माइनस एक्स क्यूब और कॉस एक्स। ये बात समझ आ गई? आगे चलें, 3x स्क्वायर को साइन एक्स से मल्टीप्लाई करने, मैंने डायगोनल में मल्टीप्लिकेशन करनी है। ये दोनों साइन देखें, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। स्टूडेंट्स क्या बनने जा रहा है? 3x स्क्वायर और उसके साथ क्या है? साइन एक्स। ये बात भी समझ आ गई। उसके बाद आगे चलेंगे, देखें ये प्लस है, प्लस है, प्लस 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 ही होते हैं। 6x को कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 6x और कॉस एक्स, राइट। और उसके बाद देखेंगे माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस क्या होगा? माइनस, तो फाइनली क्या बनेगा? -6 साइन एक्स। हाँ जी, क्या हुआ है भाई? हुआ ये कि आपका आंसर फाइनल फॉर्म में प्रोड्यूस हो गया है इस ट्रिक के साथ, राइट। ट्रिक समझाया है, दोबारा करवाया है, आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो विद इन सेकंड्स, विद इन फ्यू सेकंड्स आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये वो चीजें हैं जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि हम अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर्स में, ट्रेनिंग में ये बातें समझा रहे होते हैं। इसी वजह से किप्स से पढ़े हुए स्टूडेंट्स डिफरेंटली परफॉर्म कर रहे होते हैं टेस्ट के अंदर। अब ऑप्शंस की तरफ आ जाते हैं कि ऑप्शंस में क्या है। एक चीज मैं फिर रिपीट कर दूं, ये ट्रिक जो है ये सिर्फ आपने तब अप्लाई करना है जब अलजेब्राइक फंक्शन के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, या एक और बात बता देता हूं कि अलजेब्राइक के साथ जो है आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, तब भी अप्लाई हो जाता है। ये दो जगहों पे अप्लाई होगा। फिलहाल हमारे पास जो क्वेश्चन है वो अलजेब्राइक के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। हाँ जी, कौन सी ऑप्शन आंसर बन रही है? अल्फा ही बन रही है, देख लीजिए, -x क्यूब कॉस एक्स, फिर प्लस 3x स्क्वायर साइन एक्स, प्लस 6x कॉस एक्स, माइनस साइन 6x। सो इज इट फैंटास्टिक? यस, इट इज फैंटास्टिक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फिर से इसमें से आगे 2 डाइस आर रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? फिर प्रोबेबिलिटी में से क्वेश्चन है दैट द सम ऑफ डॉट्स अपीयर्ड इज अ प्राइम नंबर। आप सब प्राइम नंबर को जानते हैं। अब ये वो जो क्वेश्चन है ये मैं अपने लेक्चर्स में, टेस्ट में बहुत दफा बच्चों को करवा रहा होता हूं प्रोबेबिलिटी के टॉपिक में, और आप पहले भी इसको कर चुके होंगे। अब ईकैट के टेस्ट में आगे दोबारा बता रहा हूं कि 2 डाइस तो आपने रोल कर दिए हैं। क्वेश्चन ये है कि जो डॉट उसके ऊपर आएंगे उनका सम जो है वो प्राइम नंबर होना चाहिए। आप सबको पता है कि सम क्या होता है। सम 2 आ सकता है, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6, 7, 8, 9, 10, 12 तक जाता है, ठीक है जी। हमने क्या चूज करना है? प्राइम। प्राइम सम कौन से होते हैं देखें, अगर सम आ जाए स्टूडेंट्स आपके पास डॉट्स का 2 तो वो क्या होगा? प्राइम होगा ऑब्वियसली। अगर सम आ गया 3 तो वो भी क्या होगा? प्राइम होगा। अगर सम 5 आ गए तो वो भी क्या होगा? प्राइम होगा। अगर सम 7 आए तो प्राइम होगा, और सम 11 आए तो वो प्राइम होगा। इसके आगे नहीं जाना क्योंकि सम 12 तक खत्म हो जाते हैं और 12 के बाद तो सम होते ही नहीं है। आप एग्री करें, ये सारे सम 12 है। आपने क्या करना है, इन सब की जो है ना वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो मैं हमेशा समझाता हूं इन सब की प्रोबेबिलिटी मैंने एज अ ट्रिक आपको याद करवाई होती है अपने लेक्चर्स के अंदर, और ट्रिक भी बताया होता है, ठीक है जी। अब आप उसके मुताबिक चलेंगे। सम 2 की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/36। 3 की प्रोबेबिलिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? 2/36। 5 की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 4/36। 7 की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 6/36। और 11 की प्रोबेबिलिटी क्या होती है स्टूडेंट? 2/36। सो दैट्स ऑल, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका हुआ है। अब आप देखें इनको सबको सम कर लेंगे तो क्या बनेगा? 3, 7 और 9 और 6, 15। 15/36 इज योर आंसर, बट इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये बनेगा 5/12। लेट्स गो टू द ऑप्शन वी आर हैविंग ओवर हियर, 5/12 चार्ली इसका आंसर है, ठीक है जी। अब अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने प्रोबेबिलिटी लिखी है सारी, ये आपको याद मैंने करवाई होती है, ट्रिक बताया होता है। लेक्चर में भी जाके प्रोबेबिलिटी का देख लें, इसका डिटेल से ट्रिक बताया हुआ है, तो लेक्चर में जाएंगे तो आपको उसका ट्रिक वहां पर मिल जाएगा। यहां मैंने इसको अप्लाई कर दिया, राइट। तो विद इन फ्यू सेकेंड्स क्वेश्चन जो है वो आपका सॉल्व हो जाता है। ये प्राइम नंबर का आया हुआ है, इसके ऊपर अगर आप लेक्चर देखेंगे तो इवन नंबर पे भी करवाया हुआ है, ऑड पे भी करवाया हुआ है, प्राइम पे भी करवाया हुआ है। डिफरेंट कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चन है वो सारे आपको मैंने लेक्चर्स के अंदर करवाए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिमिट के ऊपर आ गए। लिमिट के ऊपर हमेशा आपको क्या समझाता हूं? लिमिट पे हमेशा आपको समझाता हूं कि जब भी लिमिट का क्वेश्चन आएगा सबसे पहला काम है डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करना। डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने के बाद डिसाइड करेंगे कि हमने इसके ऊपर क्या करना है, राइट। तो हमेशा की तरह इस पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें। cos 0 क्या होता है जी? 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, और उसके बाद साइन 0 क्या होता है? 0, 0 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा? 0। डिनोमिनेटर में टेंजेंट स्क्वायर x/2 है, x को 0 पुट करें, tan 0 क्या होता है? 0, 0 का स्क्वायर भी 0। ओवरऑल अगर आप देखेंगे स्टूडेंट तो क्या बन गया? 1/0। बात खत्म हो गई है। बात खत्म यहां पर हुई है कि 1/0 आ गया तो आप इसका डेरिवेटिव नहीं लेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, मैं समझाता रहता हूं कि डेरिवेटिव का ट्रिक तब लगता है जब 0/0 फॉर्म बने।
जब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बने, यहां पर डेरिवेटिव का ट्रिक नहीं लगेगा। फैक्टराइजेशन की जा सकती थी, कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन यहां पर चूंकि फैक्टराइजेशन भी आपको नजर नहीं आ रही, क्वेश्चन इस तरह से उसने पूछा हुआ है, तो नोट करें, परेशान होने की जरूरत नहीं, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आप ऑप्शंस में जाकर देखेंगे तो इन्फिनिटी इसका आंसर है। अब जब ये क्वेश्चन आता है या आया है, अगर स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए हैं, टाइम जाया कर रहे हैं, उसमें डेरिवेटिव करने वाले भी गलत कर रहे हैं अगर किया किसी ने, और अगर आप इसकी फैक्टराइजेशन करने पे जा रहे हैं, दैट इज आल्सो रॉन्ग। सो दिस इज द आंसर 1/0 इन्फिनिटी। अगले क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, कॉनिक सेक्शन में से क्वेश्चन आ गया, y इज इक्वल टू mx प्लस एक लाइन है, और ऐसा क्वेश्चन जो है कॉनिक में से काफी रिपोर्टेड हो रहा है स्टूडेंट्स की तरफ से, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन कभी सर्कल में कभी एलिप्स में। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या हो, उसने कहा जी लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये नॉर्मल है, नॉर्मल होगी इस हाइपरबोला के ऊपर जो कि अबाउट एक्स एक्सिस है, देन आपने कंडीशन बतानी है। अब यहां पर जो बात डिफरेंट आ गई टेस्ट में, जो आपको सोचनी पड़ी, वो ये कि यूजुअली आप पढ़ते हैं कि लाइन हाइपरबोला के ऊपर टेंजेंट हो तो क्या होगा, यहां पर उसने बात कर दी नॉर्मल की। आप सबको पता है कि नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल एक ऐसी लाइन को कहते हैं जो टेंजेंट के ऊपर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। मैं रफली अगर आपको रिकॉल करवाऊं तो सपोज करें कि ये मेरे पास अगर एक हाइपरबोला है, इसके ऊपर अगर यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो इसको एक पॉइंट पे टच करके पास कर रही है, इस लाइन को स्टूडेंट्स आप क्या कहते हैं, इसको बेसिकली आप कहते हैं टेंजेंट। हाँ, इसके ऊपर अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर लें जो परपेंडिकुलर हो एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो जो ब्लू कलर की लाइन आपको नजर आ रही है, बेसिकली ये इसको आप क्या कह रहे होते हैं, नॉर्मल लाइन। अब आपको समझ आ गई कि नॉर्मल टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो बात समझ में ये आ रही है कि फिर टेंजेंट की जो स्लोप है वो नॉर्मल की स्लोप, ये दोनों आपस में नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे का। मैं स्लोप पे क्यों चला गया हूं, मैं स्लोप इसलिए चला गया हूं कि आपने अगर ऑप्शंस देखी हैं तो चार ऑप्शन में m लिखा हुआ है, m यूजुअली डिनोट करता है स्लोप को, तो बात चली गई स्लोप की तरफ। तो आपको ये समझ आ रहा है इस क्वेश्चन में कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट की स्लोप फाइंड आउट कर लें। अगर आप टेंजेंट की स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे तो अल्टीमेटली नॉर्मल की स्लोप भी आ जाएगी जो कि उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी। टेंजेंट की स्लोप कैसे निकालनी है, आप लोग पढ़ चुके हैं कि टेंजेंट की स्लोप के लिए आप क्या करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। जो फंक्शन आपको दिया हुआ है यहां पर, जो इक्वेशन आपको बल्कि दी हुई है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, टेंजेंट की स्लोप मिलेगी। डेरिवेटिव करना शुरू कर दें। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है बेसिकली वो क्या बनेगा, 2x बनेगा, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर कांस्टेंट है। y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो बनेगा 2y, डिनोमिनेटर में b स्क्वायर कांस्टेंट है। गलती मत करें, यहां जब आप y को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसके साथ dy ओवर dx लिखना है, अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, इज इक्वल टू 0। मुझे यहां से क्या फाइंड आउट करना है, dy ओवर dx फाइंड आउट करना। dy ओवर dx के लिए हम क्या करेंगे, उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें, सबसे पहले तो आप क्या करें, इस टर्म को उठाकर यहां शिफ्ट कर लें। जब आप इसको यहां शिफ्ट करेंगे तो बनेगा बेसिकली एक्स इंटू बी स्क्वेयर ओवर वाई, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और वाई के साथ बेसिकली आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ए स्क्वेयर आ जाएगा, राइट। सो अब अगर आप नोट करें तो ये मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर आप लोगों को इसकी स्लोप निकाल दिया। कैलकुलेशन आपको समझ आनी चाहिए, कैलकुलेशन आपको समझ आ रही है कि पहले आप इस टर्म को यहां शिफ्ट करें, 2x ओवर ए स्क्वायर बनेगा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ, और ये जो y आप देख रहे हैं वो यहां डिनोमिनेटर में आ जाएगा a स्क्वायर के साथ। बात आपको समझ आ गई है, ये डेरिवेटिव मैंने फाइंड आउट किया। अब अगला पॉइंट है स्लोप की तरफ। स्लोप का मसला ये है कि जब आप इस डेरिवेटिव में पॉइंट को पुट करेंगे स्लोप आ जाती है। पॉइंट किधर है, अगली बात ये सोचने वाली थी, पॉइंट किधर है। अब पॉइंट तो क्वेश्चन में आपको नजर नहीं आ रहा, तो एक चीज आपको रिकॉल करवाऊं कि आप मैथमेटिकली पढ़ चुके हैं, कर्व के ऊपर हमेशा एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है, हर जगह पे एग्जिस्ट करता है किसी भी कर्व के ऊपर। वो पॉइंट आपको कहां से मिलता है, पैरामीट्रिक इक्वेशन से। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है, वो जो पैरामीट्रिक इक्वेशन असल में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही होती है जो हमेशा कर्व के ऊपर मौजूद होता है। लिहाजा पॉइंट के लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये हाइपरबोला है, इस हाइपरबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन आपने क्या याद की स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू a सीकेंट थीटा, सबको याद है, y इज इक्वल टू b टेंजेंट थीटा, सबको याद है। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है हाइपरबोला जो अबाउट एक्स एक्सिस है। नोट आपने ये भी करना है, ये वो हाइपरबोला जो अबाउट एक्सिस है। पैरामीट्रिक इक्वेशन आ गई। पैरामीट्रिक इक्वेशन आने का मतलब क्योंकि पॉइंट आपको मिल गया, जिस पॉइंट के ऊपर आप बात कर रहे थे, हम पॉइंट को पुट कर देते हैं इसके अंदर। सो x की जगह पे मैं क्या पुट कर रहा हूं, a सीकेंट थीटा, b स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, और y की जगह पे आप क्या पुट कर रहे हैं, यहां से b टेंजेंट थीटा, और ये जो a स्क्वायर लिखा है ये एज इट इज आ जाए। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे, b को आपने b स्क्वायर से कैंसिल किया, a को आपने a स्क्वायर से कैंसिल किया, और ये जो पॉइंट आपने पुट कर दिया, पॉइंट पुट करने के बाद असल में ये क्या बन गई, स्लोप बन गई, स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात हो रही है। अब आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या लिखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये मेरे पास बनेगा यहां से b सीकेंट थीटा मेरे पास यहां पर बच गया, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या रह गया जी, a टेंजेंट थीटा।
अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री आप सबको आती है, सिंप्लीफाई कर लें, अपने माइंड में कर लें। सीकेंड का मतलब 1/cos है, tan का मतलब sin ओवर cos है। cos cos कैंसिल कर दें तो बेसिकली बनेगा b/a sin थीटा। क्या यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर है? नहीं, ये आंसर नहीं। क्यों? क्योंकि एक स्लोप किसकी आ रही है? टेंजेंट की। आपने किसकी बतानी? ऑप्शंस के अंदर बात हो रही है नॉर्मल की। भाई नॉर्मल की स्लोप के बारे में बता चुका हूं आपको कि ये टेंजेंट की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। तो जो स्लोप आप ढूंढ रहे हैं वो बेसिकली इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बनेगा? रेसिप्रोकल का मतलब है a sin थीटा ऊपर आ गया, b नीचे चला गया, और नेगेटिव रेसिप्रोकल मतलब है आप इसका क्या लगा देंगे? नेगेटिव लगा देंगे। लिहाजा ये है आपकी रिक्वायर्ड स्लोप। ऑप्शंस पे आके देखते हैं तो अल्फा ऑप्शन में आपको आंसर मिलता है। हुआ क्या क्वेश्चन में कि उसने आपसे कहा कि लाइन है जो कि नॉर्मल है हाइपरबोला के ऊपर। अब आपको नहीं पता करना क्या है, आपको नहीं पता। आपने ऑप्शंस को देखा कि वो देन के बाद क्या पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी बात ठीक होगी, ट्रू होगी, ये आपने बताना है। तो ठीक होगी, ट्रू होगी, उसके लिए आपको समझ आए कि यार ये तो बात जा रही स्लोप की तरफ, हम स्लोप की तरफ चल पड़ते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो स्टेटमेंट में क्लैरिटी नहीं आ रही होती, ऑप्शन पढ़ के समझ आती है कि क्वेश्चन को हमने किस तरफ लेके जाना है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाँ, लिमिट का क्वेश्चन आ गया। लिमिट के बारे में हमेशा क्या समझाता हूं कि डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें। हाँ जी, शुरू करें। x को 0 पुट करें, tan 0 0 sin 0 0 तो 0 - 0 0 बन गया। ये भी tan 0 0 sin 0 0 तो 0/0 फॉर्म। हाँ जी, 0/0 फॉर्म बन गई। सब लोग भाग रहे हैं डिफरेंशिएशन की तरफ, बिल्कुल कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा। डेरिवेटिव लेने बैठेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, टाइम लगेगा। यार क्वेश्चन को जरा दोबारा देख लें केयरफुली कि ये बना क्या हुआ है। बना हुआ है a² - b² a - b। तो क्यों ना इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। जरूरी डेरिवेटिव की तरफ आपने भागना है, तो स्टेटमेंट को, क्वेश्चन की फॉर्म को केयरफुली देखना होता है। अब आप देखिए मैं क्या करने लगा हूं, बजाय कि मैं आपको डेरिवेटिव पर लेकर जाऊं, कोई और फॉर्म होती बिल्कुल डेरिवेटिव करवाता आपको। ये बना हुआ है a² - b²। अलजबरा का फॉर्मूला आप सबको आता है a - b इंटू a+b, और डिनोमिनेटर में मेरे पास जो फॉर्म बनी हुई है दैट इज टेंजेंट x - sin x। क्या समझ आई है? समझ ये आई है कि ये दोनों आपस में क्या हो गए? कैंसिल, बात खत्म हो गई। अब आपने लिमिट किस पे अप्लाई करनी? सिर्फ पे अप्लाई करनी, कर दें लिमिट अप्लाई, आंसर आ जाएगा पास। आंसर क्या आएगा? टेंजेंट 0 क्या होता है? 0। साइन 0 क्या होता है? 0। आंसर आ गया अल्टीमेटली 0। तो क्या जरूरत है डिफरेंशिएशन करने की? अपने आंसर तक पहुंचे, फैक्टराइजेशन करें, विद इन अ मिनट अपना आंसर निकालें। जरूरी नहीं होता कि एक ही तरफ भागते रहें, एंटी टेस्ट के अंदर सब चीजों को देखना पड़ता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर्स formed by 1 2 3 4 when digits are not repeated? बड़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। यानी ये बात तो आप हमेशा ही पढ़ते हैं कि 3 डिजिट नंबर 1 2 3 4 से कितने बनाए जा सकते। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं तो आप मुझे बता देंगे कि सर 3 डिजिट नंबर बनाने, तो आप सिंपली क्या करेंगे? 4 परमुटेशन 3 कर लें। 4 कहां से आया? डिजिट 4 से। 3 डिजिट नंबर आपने बनाने, सिलेक्शन 3 की आपने, 4p3। 4p3 का आंसर क्या आ जाएगा? 24। हमें समझ आ गई कि बेसिकली टोटल 3 डिजिट नंबर जो बन सकते हैं वो 24 बन सकते हैं इस डेटे से, और लिखा हुआ है नॉट रिपीटेड के साथ। क्वेश्चन ये नहीं आया। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द सम, ये बात कर रहा है वो। बात का मतलब ये हुआ कि 24 नंबर तो बन रहे हैं, ये बात तो समझ आ गई। अब वो सारे 24 नंबर लिखें, 3 डिजिट लिखें, और उन सब को बैठ के प्लस करना शुरू कर दें। उन सारों को जब प्लस करेंगे, सम करेंगे, तो फिर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। अब आपने करना कैसे है, इसको आप सोचें कि क्या पहले आप वो 24 नंबर लिखने बैठेंगे टेस्ट के अंदर कि 3 डिजिट 24 नंबर लिखें, बाद में कैलकुलेटर तो है नहीं है, एक एक करके आपको सम करें, शाम हो जानी है, आप एक ही क्वेश्चन पे लगे रहेंगे। यही बात मैं आपको समझा रहा था कि अगर कोई क्वेश्चन डिफरेंट आ गया या डिफिकल्ट आ गया तो अब उसका करना क्या है, उसका ट्रिक क्या है, उसको सॉल्व करने का विद इन द गिवन टाइम क्या तरीका है, वो सिर्फ आपको ऐसे हमारे लेक्चर्स में ये बातें आपको मिल जाती हैं, राइट। तो क्वेश्चन पता होना इज वन थिंग, लेकिन उसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो पता होना ज़्यादा जरूरी है। अब आप देखें, मैं एक ट्रिक आपको समझाने लगा हूँ कि जब कभी ऐसी सिचुएशन आपके सामने किसी भी टेस्ट में आ जाए, अभी आप ई कैट की बात करें, मैं तो हमेशा समझाता हूं कि क्वेश्चन फास्ट में भी आ सकता है, जीआईके में आ सकता है, नस्ट में क्वेश्चन आ सकता है। क्या करेंगे? ट्रिक देखें, मैं ट्रिक आपको यहां दिखा रहा हूं, बड़ा जबरदस्त ट्रिक है, और अगर आप इसको समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो फिर ये क्वेश्चन आपका रह जाएगा सिर्फ फ्यू सेकंड्स की मार रह जाएगा, वरना तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। हाँ, लिखा क्या हुआ है? सम ऑफ ऑल डिजिट्स को मल्टीप्लाई करने आपने इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, 4 प्रोडक्ट ले लें, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ बातें समझा दूं, पहले आपको बातें आपको ये समझा दूं कि इसमें सम ऑफ ऑल डिजिट्स का तो मतलब बड़ा ही क्लियर है, और सम ऑफ ऑल डिजिट्स का मतलब ये है
कि जो डिजिट क्वेश्चन में आपको दिए हुए हैं इसकी तरफ देखें, ये 1 2 3 4 जो आपको दिए हुए हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट्स की ये बात कर रहा हूं, ठीक है जी। अच्छा, अगली बात यहां पर समझानी है कि ये क्या लिखा हुआ है, कॉम्बिनेशन तो लिखा समझ आ रही है। अच्छा, एन को नोट कर लें कि एन आपके पास होंगे स्टूडेंट टोटल डिजिट्स जो क्वेश्चन में दिए होंगे। भाई क्वेश्चन में टोटल डिजिट्स कितने दिए हुए हैं, ये दिए हुए 4 दिए हुए हैं, तो एन रिप्रेजेंट कर रहा है इस 4 को, ये बात समझ आ गई। अगली बात है कि आर क्या है, आर सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगा आपको, ये जो आर आप देख रहे हैं सिलेक्शन। भाई सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ, आप बात कर रहे हैं 3 डिजिट नंबर की, तो इसका मतलब 3 डिजिट नंबर के लिए आपने सिलेक्शन कितने डिजिट्स की करनी, 3 की करनी है। तो आर जो है बेसिकली वो किसकी बात कर रहा है, सिलेक्टेड डिजिट्स को ले लें आप, कि ये बात कर रहा है सिलेक्टेड डिजिट्स की। आर का मतलब ये हो गया सिलेक्टेड डिजिट्स, बात समझ आ गई। यानी इस क्वेश्चन में एन क्या होगा, 4 है टोटल डिजिट्स, आर क्या होगा जो सिलेक्शन है आपकी 3 की, तो फिर आर की जगह पे आप क्या करेंगे 3। ये आर क्या होगा मैं समझा चुका हूं, आर फिर वही बात है कि सिलेक्टेड जो आपने जो डिजिट्स उठाने हैं उसको बता रहे हैं। अच्छा, आखिरी बात ये 111 कहां से आ गया, इस 111 को भी समझाने की कोशिश करता हूं। अब 111 कहां से आया, ये 111 सिर्फ इसी क्वेश्चन में लगेगा जो कि 3 डिजिट नंबर है। इसको मैं यूं समझाऊंगा, देखें जब स्टूडेंट्स आप 3 डिजिट नंबर की बात करते हैं, सपोज करें आप इसको यूं समझ लें, तो हर डिजिट की अपनी प्लेस वैल्यू होती है। आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं मैथमेटिक्स में, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या होती है कि मैं इसे कहता हूं ये प्लेस वैल्यू है यूनिट की, यूनिट्स डिजिट जिसको आप कहते हैं, ठीक है जी। अब ये प्लेस वैल्यू किसकी आती है, टेंस की, और ये किसकी आती है, 100 की आ रही होती है, राइट। तो आप सबको पता है प्लेस वैल्यू का, अब यूनिट की प्लेस वैल्यू क्या होती है आप सबको पता है 1, और टेंस की जो प्लेस वैल्यू वो कितनी बनेगी, ऑब्वियसली 10, और 100 कितनी बनेगी, बेसिकली ऑब्वियसली ये बनेगी 100। समझ आ रही बात की। अब ये 111 कहां से आ गया, आपको समझ आ गई है, क्योंकि हम बात करें 3 डिजिट नंबर की, तो हर एक की जो अपनी जो प्लेस वैल्यू है उसका सम किया हुआ है, यानी 100 प्लस 10 110, 110 प्लस 1 111। वैसे तो आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि बना कैसे हुआ है। क्योंकि अगर आपके पास सिचुएशन चेंज करके 4 डिजिट पे चला जाए, अब आप खुद सब लोग देखें कि 4 डिजिट में यहां पर क्या आएगा, आपको समझ आ रही है कि 4 डिजिट में एक और यूनिट, एक और प्लेस वैल्यू आ जाएगी, वो कौन सी बनेगी, वो 1000 की आ जाएगी। जब 1000 की आ जाएगी तो फिर आप इसमें 1000 को ऐड कर देंगे इसके अंदर, तो फिर आपके पास यहां पर एक डिजिट प्रोड्यूस होगा। तो समझा ये रहा हूं कि रट्टा नहीं लगाना, 111 कहां से आया मैंने समझा दिया, अगर 4 डिजिट आ जाएगा तो भी आप कर लेंगे। बाकी बातें फिक्स हैं सारी, बाकी में कोई चेंज नहीं है, सम ऑफ ऑल डिजिट भी वैसे रहेगा, टोटल डिजिट भी वैसे रहेंगे, सिलेक्टेड भी वैसे रहेंगे, सब कुछ वैसे रहेगा। यहां पर सिर्फ वेरिएशन आएगी, वो वेरिएशन मैंने आपको समझा दिया। अब आप सब लोग ये नोट करें कि ये जो क्वेश्चन जिसको सॉल्व करना तकरीबन एनी टेस्ट के अंदर एक नामुमकिन सी चीज या इंपॉसिबल चीज बनी हुई है, इसलिए इंपॉसिबल बनी हुई है कि जो टाइम आपको एलोकेट हुआ उस टाइम में तो होता नहीं है। उसका मैंने आपको क्या तरीका बता दिया कि आप विद इन फ्यू सेकंड्स क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, इसको याद कर लें। अच्छा जी, अब मैं करने लगा हूं, आप में सेक्शन ने कर भी लिया। सम ऑफ ऑल डिजिट्स का मैंने क्या समझाया था जी, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये मेरे पास आ गया, और ये मेरे पास कहां से आए, इन डिजिट्स का सम है, जो भी आ जाए टेस्ट में। उसके बाद मैंने आपसे कहा मल्टीप्लाई करें, एन टोटल डिजिट्स मेरे पास कितने हैं, 4, 4 माइनस 1 करो स्टूडेंट, क्या बनेगा 3 कॉम्बिनेशन। आर है सिलेक्टेड, सिलेक्टेड मेरे पास 3, 3 माइनस 1 करूंगा तो क्या बनेगा 2, मल्टीप्लाइड बाय आर की जगह फिर मेरे पास क्वेश्चन में क्या आना है, 3 आना है, यानी सिलेक्शन की बात हो रही, 3 माइनस 1 क्या बनेगा 2 फैक्टोरियल। और हाँ जी, 111 की समझ आ गई है ना, 111 तो वैसे का वैसे रहेगा। ले जी, आपका आंसर प्रोड्यूस हो गया। अब क्या करना है आपने, 7 और ये क्या बनेगा 10, 3C2 कितना होता है 3, 2 फैक्टोरियल 2 और 111। ले जी, बात खत्म हो गई है। ये क्या बनेगा 60 इंटू 111, यानी 60 को आपने 111 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना बनेगा 6660, दैट्स ऑल। ऑप्शन पे चलते हैं, देख लेते हैं 6660 कहां पर है, ये आपका आंसर पड़ा हुआ है। तो आपको समझ आई कि इस क्वेश्चन में ये एक सिर्फ बात है जो आपने याद रखनी है, जिसका रिजल्ट ये बन रहा है, और ये रिजल्ट बन गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मेरी तरफ से टेस्ट में अब यहां पर आपको आ जाए कोई 4 डिजिट नंबर तो भी आपने कर लेना है, जो मर्जी सिचुएशन बने वो आप कर लेंगे, लेकिन एक चीज जो याद रखनी वो ये, डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी इस फॉर्मूले के पीछे डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड इज इंपॉर्टेंट, लिहाजा इसको आपने देखना है। तो मैंने डिटेल से आपको समझा दिया है कि 24 नंबर जो बन रहे थे 3 डिजिट नंबर, हम 24 की तादाद नहीं बता रहे बल्कि उन सारों को सम करके बता रहे हैं। तो ट्रिकी क्वेश्चन, आई नो दैट, लेकिन अब इसके बाद आपके लिए कोई मसला नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
For this one, 1 plus 3 plus 6 plus 10 up to so on, what is the sum up to n terms? कई लोग फंसे हुए हैं इसके अंदर, sum up to n terms फाइंड आउट करने के लिए। भाई क्यों फंसे हुए हैं? अब वो सीरीज को देखते हैं कि यहां पर क्या हुआ है, जो 2 प्लस हुआ, फिर क्या प्लस हो गया, 3 प्लस हो गया, फिर क्या प्लस हो गया, 4 प्लस हो गया। तो 2 प्लस कर लिया, 3 प्लस कर लिया, 4 प्लस कर लिया, जाहिर है बाद में क्या प्लस होगा, 5 और फिर 6 अप टू सो ऑन। सीरीज कौन सी है? नहीं समझ आ रही। सीरीज कौन सी है? अरिथमेटिक है? नहीं। ज्योमेट्रिक है? नहीं। किधर किधर जाएं हम, क्या करें? स्टक हुए हैं कि हमने तो कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा। यार कौन कहता है आपको फॉर्मूला पढ़ने के लिए? कोई भी नहीं कहता। मेरे आप लेक्चर्स देखें जो इससे पहले बताएं, आपको ट्रिक्स बताए होते हैं। जैसा मर्जी सीरीज का क्वेश्चन आ जाए, आप उसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। यानी आप उसका सम फाइंड आउट करना चाहते हैं, आप उसका सम फाइंड आउट कर लेंगे, अपना आंसर निकल आएगा। तो क्या जरूरत है इसके अंदर पढ़ने की कि ये अब 2 प्लस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है, जो भी सीरीज बनी हुई है, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा। भाई मैं आपको ये बता रहा हूं कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, सम। किप्स का शॉर्टकट यूज करें। किप्स का शॉर्टकट क्या है वो मैं आपको ये समझाता होता हूं कि देखें, जब भी क्वेश्चन आए सीरीज का, कोई भी सीरीज बनी हुई दुनिया की, उसका सम आपने फाइंड आउट करना है, तो आप एक काम कर लें, आप इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स का सम निकालें, मैनुअली निकालें। अब 6 प्लस 3 प्लस 1 क्या बनेगा, 10। ये सम निकाल लिया। और यार सम कितना निकाला है, 3 टर्म्स का। यानी मैं इसको S3 कह देता हूं आपको समझाने के लिए कि 3 टर्म्स का आपने सम फाइंड आउट कर लिया। ऐसे ही है, जब 3 टर्म्स का सम यहां से 10 आ रहा है, तो ये जो ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये ऑप्शन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सम को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आप ऑप्शन में n की जगह पर क्या करें, 3 पुट करना शुरू कर दें। जिस ऑप्शन में n को 3 पुट करने पे 10 आ गया, वो आंसर बन गया। क्योंकि ऑप्शन में n को 3 पुट करने का मतलब क्या होगा कि सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स आप निकाल रहे हैं, अगर वो 10 आ गया दैट्स ऑल। तो कितना टाइम लगता है इस चीज को करने में, और अगर आपने किप्स के लेक्चर देखे हुए हैं, ये बातें सारी बताई होती हैं आपको। ले देख लेते हैं इसको। अब आप यहां पर आएंगे, 3 पुट करें n की जगह पे, 3 प्लस 1 4, 4 इंटू 3 12, 12 बाई 2 6। नहीं भाई ये आंसर नहीं है, खत्म होगी, अगले पे चलें। यहां पर आप 3 पुट करेंगे, ये 3 आएगा, वो 6 के साथ कैंसिल भी होगा, उसको बाद में देखते हैं। 3 प्लस 1 क्या बनेगा, 4, 3 प्लस 2 3 प्लस 2 5, और उसके बाद यहां 3 था, वो 3 इस 6 को कैंसिल करके क्या करेगा, 2, 4 5 20 बाई 2। हाँ जी 10 आ गया। तो जो 10 निकाला है वो असल में क्या निकाला है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म जो मैंने पहले निकाला था। ऑप्शन में देखें बीटा, इसका कितनी देर लगती है आंसर निकालने में, फ्यू सेकंड्स लगते हैं। बात, असल बात पता होनी चाहिए। इस चक्कर में पड़ गए कि अरिथमेटिक है, ज्योमेट्रिक है, कौन सी, तो गए काम से। अब मैं ये बात खास तौर पे इसलिए बता रहा हूं कि कई क्वेश्चन रिपोर्टेड हैं जिसमें वो सीरीज दे रहा है और डिफरेंट तरह की सीरीज देके सम पूछ रहा है, और स्टूडेंट्स अगर कोई कंफ्यूज उसमें हुए कि यार हमने सम का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, यार कोई भी नहीं अप्लाई करना, कोई फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना, सिंपल किप्स के ट्रिक के साथ जाए अपना आंसर निकालें। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। तो 3 टर्म्स को सम किया, इसलिए n को 3 पुट किया। आप सोच रहे हैं कि 2 टर्म्स को सम कर लें, बिल्कुल कर लें। 2 टर्म को सम करेंगे तो n को क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। कुछ लोग सोच रहे हैं मैं 4 टर्म को सम कर लूं, बिल्कुल कर लें। 4 का सम निकालेंगे तो फिर n की जगह पे क्या पुट करेंगे, 4। इसी में करके देख लें ना, अगर आप 4 टर्म करेंगे तो सम निकालेंगे तो बेसिकली वो क्या बनेंगे, 20। आप n को यहां 4 पुट कर लें, लेकिन मैं ये एडवाइस करता हूं कि 3 इज ओके। आप n इक्वल टू 3 करके देख लें और वहां सम फाइंड आउट कर लिया करें। तो ये बड़े रूटीन की चीजें, हमारे रूटीन में बताए जाने वाले ट्रिक्स हैं जो टेस्ट में डिफरेंट क्वेश्चंस पे अप्लाई हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जी। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, देन वैल्यू ऑफ कॉज a प्लस कॉज b प्लस कॉज c इज इक्वल टू व्हाट। अब बात उसमें ये है कि यहां पर वो कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी पाए, इन तीनों का सम जो है पाए। ए बी सी का मुझे नहीं पता क्या है, कोई अननोन है, कोई वेरिएबल है, जो भी है उनका सम पाया जाता है। तो फिर अगर मुझे ये पता चल जाए कि ए की क्या वैल्यू है, बी की क्या वैल्यू है, सी की क्या वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू मुझे मिल जाए, फिर मैं वैल्यू यहां पुट करूंगा इनकी जगह पर और क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा के आंसर निकाल दूंगा। प्रॉब्लम क्वेश्चन में यह है कि यहां पर ए बी सी की कोई फिक्स वैल्यू हो नहीं सकती। आप खुद सोचें जरा, आपने तीनों का सम 180 बनाना है। आप कहते हैं सर इसको 60 कर लेते हैं और इसको भी 60 कर लेते हैं और इसको भी 60 कर लेते हैं, तो 60 प्लस 60 प्लस 60 180 बनता है। पाई बाय 3 बेशक लिख लें, बिल्कुल बनता है, कोई हर्ज नहीं है। अगर आप 60 60 कर लेंगे तो यहां 60 60 60 पुट कर लें, cos 60 1/2 1/2 1/2, इनको प्लस कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, आपके पास बन जाएगा 3/2 बन जाएगा। 3/2 ऑप्शन में तो नहीं है। खैर उसके बाद आप में से कोई कहता है नहीं, हम एक काम करते हैं, हम ए को वैल्यू साइन करेंगे 30, बी को वैल्यू साइन करेंगे 60 और सी को वैल्यू साइन करेंगे 90। तो क्या मैं इसे गलत कह सकता हूं? नहीं गलत कह सकता,
कोई 30 60 90 भी क्या बना रहा है, 180 बना रहा है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जब आप यहां पर 30 60 90 पुट करेंगे स्टूडेंट, तो आंसर चेंज हो जाएगा, जो पहले निकाला था वो नहीं आएगा। इन द सेम वे आप में से कोई और स्टूडेंट जो है यहां पर ए बी सी के और डिफरेंट वैल्यू साइन कर सकता है। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट कहता है मैं ए को 45 डिग्री लूंगा, बी को 45 करूंगा और सी को 90 कर लूंगा, तो क्या 180 बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है, कोई गलत बात नहीं इसके अंदर। लेकिन जब आप इन वैल्यूज को यहां पुट करेंगे 45 45 90, तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। भाई कहां फंस गए हम लोग? बात यह है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑप्शन के साथ जब देखेंगे तो बात समझ आती है। सो वही बात जो हमेशा समझाता हूं कि चारों ऑप्शन को पढ़ना जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप मैंने करवा दी आपको कि इस क्वेश्चन के अंदर 0 1 पाए अगर इसके आंसर बनते भी हैं किसी जगह पर, आई डोंट नो, लेकिन जाहिर है वो फिक्स्ड आंसर नहीं है। एक ऑप्शन है नो फिक्स्ड वैल्यू, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप नो फिक्स्ड वैल्यू पे जाना, ये इसका आंसर बनेगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि हमारे पास कोई प्रॉपर कंडीशन क्वेश्चन में नहीं है, कोई प्रॉपर सिचुएशन मेंशन नहीं की हुई कि ए प्लस बी प्लस सी पाए जो है किस सिचुएशन में बन रहा है। तो लिहाजा हम फ्री हो गए हैं, चंद एक एग्जांपल्स आपको दे दी। हाँ, आप सोचें अगर क्वेश्चन में उसने मेंशन किया होता है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, फिर बात समझ आती थी। क्या समझ आती थी कि फिर 60 60 60 जो है ना वो आप उसके साथ चलेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर लेता, कोई सिचुएशन मेंशन करता, हम उसको फिक्स कर लेते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट? सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c, पहले भी बताया, विल बी टेंजेंट टू एलिप्स की बात कर रहा है। लकीली बात टेंजेंट की भी हो रही है यहाँ पर। अब ये वो कंडीशन है जो मैं आप लोगों को हमेशा याद करवाता होता हूँ कि टेंजेंट है y इज इक्वल टू mx प्लस c, टेंजेंट है सर्कल के ऊपर या पैराबोला के ऊपर या हाइपरबोला पे या एलिप्स पे, सबको याद करना होता है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कहते हैं। लेक्चर्स के अंदर अगर आप देखेंगे किप्स में हमने सारे बच्चों को याद करवाई होती है, लिहाजा आपको भी याद होगी। तो बीटा इसका आंसर बनता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी टू एलिप्स है, लेकिन फिर केयरफुली देख लें एलिप्स कौन सा है। ये वो एलिप्स है जो अबाउट एक्स एक्सिस है। ये बातें मैं बताता हूं लेक्चर्स में। अबाउट एक्स एक्सिस का मतलब ये है कि ए इज टेकन टू बी ग्रेटर देन बी, और अगर बड़ी वैल्यू एक्स के डिनोमिनेटर में तो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो अबाउट एक्स एक्सिस बनेगा। अगर ये चेंज कर देता और ए स्क्वायर वाई के नीचे ले जाएगा और बी इसको एक्स नीचे ले जाएगा तो चेंज हो जाएगा, वो एलिप्स अबाउट वाई एक्सिस बनेगा। उसमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये नहीं बनती। तो केयरफुल देखें, ऑप्शन देखते हैं, वो फिर ये बनती है, लिहाजा ये दूसरी वाली है, ठीक है ना। तो इस वक्त जो क्वेश्चन है वो बीटा ऑप्शन के साथ चलेगा। ये जो आप देख रहे हैं ये पैराबोला ओपन राइट साइड जो होता है ये उसकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। तो मैं साथ साथ आपको बता रहा हूं ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो माइनस वाली है ये हाइपरबोला की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है जो अबाउट एक्स एक्सिस होता है। लिहाजा सारे एक दफा गो थ्रू कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जी। दिस इज अ मैट्रिक्स और 2x2 का मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स करना है, ठीक है। बजाहिर तो इस क्वेश्चन में कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको नजर इसलिए नहीं आती कि ए ट्रांसपोज निकालना आप सबको आता है, इनवर्स भी सबको निकालना आता है। यू हैव टू डू लिटिल कैलकुलेशन ओवर हियर, ठीक है जी। इनवर्स का मतलब क्या होता है कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, दिस इज कॉल्ड ए इनवर्स। तो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, अल्फा इसका आंसर बनेगा। यू जस्ट हैव टू डू कि आप इसका ट्रांसपोज कर लें, ट्रांसपोज को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे रिपोर्टेड है कि हाउ मेनी वे द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर कैन बी अरेंज सो दैट ऑल वॉवल्स आर नॉट कम टुगेदर। ऐसी सिचुएशन रिपोर्टेड है। एक वर्ड आपको मिला है जी डॉटर, मतलब जो भी लिखा हुआ उसकी स्पेलिंग है, और उसमें आपने कितने वर्ड्स ऐसे बना सकते हैं कि जो इसके अल्फाबेट्स हैं इनमें जो वॉवल्स हैं, ऑल वॉवल्स, सारे वॉवल्स इकट्ठे ना आ सकें। अच्छा, आप सबको पता है वॉवल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, और वॉवल के अलावा जो बच जाते हैं इंग्लिश में वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। 26 अल्फाबेट्स आपने पढ़े, 5 वॉवल होते हैं, उसमें 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ये बातें मैं सारे लेक्चर में बता रहा होता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि ये बात हो रही है नॉट कम टुगेदर। बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें देखनी पड़ती हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मेरे लेक्चर्स अगर आप देखेंगे 1 लाइन फार्मूला बताता हूँ जिसके अंदर नॉट टुगेदर का काम हो जाता है। दोबारा आपको रिपीट करवाता हूँ। सो ट्रिक जो मैं हमेशा बताता हूँ अपने केसेस के अंदर, क्लासेस के अंदर, वो ये होता है कि व्हेन यू हैव द केस ऑफ नॉट टुगेदर स्टूडेंट्स, तो वो मैं क्या बताता होता हूँ, n फैक्टोरियल माइनस n माइनस m प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल, ये मैं याद करवाता हूँ। n और m इसमें क्या होते हैं दोबारा बता देता हूँ। अब n इसमें जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है टोटल को, ठीक है जी, लिख लें इसको अगर पहले नहीं पढ़ा हुआ, टोटल अल्फाबेट्स। डॉटर में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो यहां पर मैं क्या लिखने जा रहा हूं स्टूडेंट्स, 8 फैक्टोरियल माइनस ये n फिर क्या आ जाएगा 8। m का क्या करना है,
एम में समझाता होता हूं, एम रिप्रेजेंट कर रहा है उसको जिसको आपने इकट्ठा नहीं करना। जैसे इस क्वेश्चन में आपने किसको इकट्ठा नहीं करना, वॉवल्स को इकट्ठा नहीं करना। भाई वॉवल्स कौन कौन से हैं, ए वॉवल है, यू वॉवल है और ई वॉवल है, यानी ए ई आई ओ यू। कितने हो गए, 3 हो गए हैं। तो एम की वैल्यू फिर क्या बनेगी, 3 बनेगी। लिहाजा एम की जगह पर आपने क्या करना है, 3 पुट करना है +1 फैक्टोरियल, फिर एम की जगह पे 3। आंसर आपका आ गया। सिचुएशन आप समझ रहे हैं कि सिचुएशन ये है कि सारे वॉवल्स, नॉट ऑल वॉवल्स आर टुगेदर। ठीक है जी। अब आपने कैलकुलेशन के फैक्टोरियल मैंने याद करवाए होते हैं सारों को, वो मैं कहता हूं 8 फैक्टोरियल 40,320 बनता है। 8 - 3 5 + 1 6 6 फैक्टोरियल याद करवाया होता है, वो 720 होता है। और उसके बाद 3 फैक्टोरियल जो है वो 6 बन जाएगा। ठीक है जी। अब आप इनको सॉल्व कर लेंगे तो बनेगा 40,320 माइनस ये क्या बनेगा जी, 0 और 6 2 12 और एक बनेगा 42 43। आप 40,320 में से 4320 को माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, क्या बनेगा 36,000। ऑप्शंस में जाके देखेंगे तो बीटा इसका आंसर बन रहा होगा। लेकिन बात बड़ी क्लियर कर लें, बात है नॉट टुगेदर वाला केस। ट्रिक मैंने आपको बता दिया, रिवाइज करवा दिया, 1 लाइन ट्रिक है। लेकिन इसमें जरूरी चीज क्या है, ऑल। ये ऑल को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ऑल वॉवल्स आर नॉट टुगेदर। तो जो क्वेश्चन हमारे पास रिपोर्टेड है वो ऑल वॉवल्स नॉट टुगेदर के साथ है। अगर आप यहां से ऑल का वर्ड हटा दें और सिर्फ वॉवल्स नॉट कम टुगेदर कर लें तो याद रखें फिर कॉन्सेप्ट चेंज होता है मैथमेटिकली, क्योंकि ऑल वॉवल्स और सिर्फ वॉवल्स के साथ चलेंगे तो बात डिफरेंट हो जाएगी। जब आप वॉवल्स नॉट टुगेदर करेंगे तो उसका मतलब ये कि कोई 2 वॉवल इकट्ठे नहीं हो सकते, कोई 2 वॉवल इकट्ठे नहीं हो सकते। ठीक है जी। तो सारे वॉवल अलग अलग प्लेसेस के ऊपर आएंगे, फिर वो सिचुएशन बनेगी। अब चूंकि यहां ऑल वॉवल्स की बात हुई तो हमने तीनों को इकट्ठा करके एक सेट बना लिया हुआ है, तो 2 बातें डिफरेंट हैं इसके अंदर। तो मैं जो रिपोर्टेड है क्वेश्चन ऑल वॉवल्स के साथ आपको बता रहा हूं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू x - 2 मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन व्हेन y इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन पढ़ते ही आपके जेहन में आता है कि इंटीग्रेशन करनी है, कर ले इंटीग्रेशन, मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं उसमें क्या कर रहा हूं कि मैं आपको, चूंकि मैंने तो एरिया फाइंड आउट करना है, तो ये तो कहीं नहीं लिखा कि एरिया इंटीग्रेशन से करें, कर भी लें तो मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन हमने हमेशा की तरह आसान तरीकों की तरफ जाना है। मैं हमेशा क्लास में आप लोगों को बताता हूं, जो मॉड होता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, इसका ग्राफ जो होता है वी शेप बनता है, वी शेप, पता है ना आपको। अच्छा मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर। जरा ये बात आपको पता होती है, चूंकि हम पढ़ाते हैं, मैं बताता हूं, तो उसके वजह से फिर हम इसको यहाँ यूज भी करेंगे। जो बात पढ़ी होती है उसको यूटिलाइज भी तो करना है ना। अब x - 2 आ गया, ये पॉइंट x एक्सिस पे 0 है, इसको चलें 1 कर लेता हूं आपको समझाने के लिए, 2 मैंने कर लिया। ग्राफ मैंने भी क्या बोला, क्या बनता है, वी शेप बनता है। x - 2 है तो 2 के ऊपर जाना है, राइट साइड पे जाना है, पॉजिटिव साइड पे जाना है, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव पे, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव पे जाते हैं। ठीक है। अब आप देखेंगे, आप यहां पर एक वी बना लें स्टूडेंट्स, ये जो वी आपने देख ली है ये इसके ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहली बात आपको क्लियर होगी। अगली बात, दूसरी बात, जो एरिया आपने फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, वो उसने कहा हुआ है कि y इज इक्वल टू 1। आप सब जानते हैं y इज इक्वल टू 1 क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन होती है, तो y इज इक्वल टू 1 बना लेते हैं। अब मैं काम करता हूं, मैं यहां पर 0 है y एक्सिस के ऊपर, यहां 1 कर लेता हूं ताकि आपको अच्छी तरह नजर आ जाए। तो यहां से स्टूडेंट्स एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ये बेसिक लाइन कौन सी, y इज इक्वल टू 1। और ये जो कर्व वी शेप आप देख रहे हैं, जो वी शेप है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, y इज इक्वल टू x - 2 मॉड को। बात समझ आपको आ गई। अगली बात जो आपको समझ आ गई वो ये कि हमने जो एरिया फाइंड आउट करना है वो कौन सा है। भाई डायग्राम आपके सामने है, ग्राफ आपके सामने, जो बच्चों को पता है वो फ्यू सेकंड्स में ग्राफ बनाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। कैसे, ये जो आपने एरिया फाइंड आउट करना है वो ये वाला एरिया है जो मैं आपको हाईलाइट करके दे रहा हूं। आप एग्री कर रहे हैं, यानी वो एरिया जो इस फंक्शन और इस लाइन के साथ दोनों जो क्वेश्चन में है जो बाउंड हुआ हुआ, ये वाला एरिया आपने फाइंड आउट करना है। तो ग्राफिकली आपको दिखा दिया। अब आप देखते हैं कि यार ये पॉइंट हमें पता चलना, ये पॉइंट दोनों हमें पता चलने चाहिए, ये ऑलरेडी गिवन है मुझे। ये पॉइंट कैसे पता चलेंगे, ये पॉइंट है इंटरसेक्शन के इस ग्राफ यानी इस कर्व के और इस लाइन के। मैथमेटिक्स का रूल आपने क्या पढ़ा है, जब आप इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें तो आप दोनों की इक्वेशंस को क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, उनको इक्वेट कर लें। जैसे यहां पर x - 2 मॉड है और यहां पर 1 है, ये मैंने कर दिया। मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू की अगर इक्वेशन आए तो सॉल्व कैसे का, ओपन करें प्लस माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा x - 2 इज इक्वल्स टू
प्लस माइनस 1, x यहां जाए 2 + 3 हो जाएगा, और जब यहां जाएगा तो क्या आ जाएगा 1। ये बहुत टाइम टेकिंग काम नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए जा रहा है। आप तो विद इन फ्यू सेकंड सारा इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, पॉइंट आपको क्या मिल गए स्टूडेंट, 1 और 3। मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है बेसिकली ये 1 पे चला गया, और ये जो पॉइंट है ये कहां चला गया, 3 पे चला गया, राइट। अच्छा, अब मैं क्या करने लगा हूं, मैं असल में आपको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, आपको आसान तरीका बता रहा हूं कि यहां से मैं पूछता हूं आपसे कि ये एक ट्राइंगल आपको नजर आ रही है, नजर आ रही ट्राइंगल जिसके अंदर एरिया है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि ये वाइट साइड और ये वाइट साइड दोनों क्या है, बराबर, दो साइड बराबर, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर आपने एरिया निकालना है, तो बात खत्म नहीं होगी, इंटीग्रेशन पे जाने की जरूरत नहीं है। तो एरिया जो निकालना है आपने आइसोसेलेस ट्राइंगल में, तो क्या पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, हाफ बेस इनटू हाइट। ले जी, कहानी खत्म कर दी मैंने। बेस किधर है इसकी, ये बेस है यहां से यहां तक, ये कितनी है, पॉइंट्स आपके सामने भाई, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, सारा का सारा यहां तक ये पूरा 3, और ये डिस्टेंस कितना है सारा, आपको नजर आ रहा है यहां से 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 - 1 ये इसकी बेस है। मतलब ये जो पॉइंट लिखा है ना मैंने, ये 1 जो लिखा हुआ यहां पर, उसको आप यहां कंसिडर करें, वो मैंने रफली वहां पर लिखा हुआ था, ठीक है जी। 3 - 1 इसकी बेस आ गई, विच इज 2 एक्चुअली। तो मैं समझा ही रहा हूं आपको कि बेस क्या आ जाएगी इसकी 2। अच्छा, हाइट किधर है, ये हाइट तो नजर आ रही है आपको येलो कलर की, ये कितनी है 1, हाइट आ गई 1। तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया 1। अब एरिया जो आपने फाइंड आउट करना था, ऑप्शंस में जाए तो चार्ली इसका आंसर बनता है। ये एक्सप्लेनेशन आपको दी है सारी कि ताकि आपको इंटीग्रेट ना करना पड़े। आप इंटीग्रेशन से करना चाहते हैं बिल्कुल करें, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर आप ये ग्राफिकल एनालिसिस कर लेते हैं, जो मैं हमेशा समझाता हूं क्लास में अपने स्टूडेंट्स को भी, और आपको भी समझा रहा हूं, सबको समझा रहा हूं कि ये इसका ग्राफ बन गया, ये लाइन बन गई, पॉइंट निकालें और एरिया ऑफ ट्राइंगल से क्वेश्चन सॉल्व कर लें। एक्सप्लेन करने का टाइम कुछ और है, सॉल्व करने का टाइम कुछ और है। जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो विद इन अ मिनट आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यू गेटिंग माय पॉइंट। सो नेक्स्ट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस टेंजेंट टू द सर्कल। बार बार बता रहा हूं, अब सर्कल पे टेंजेंट आ गया, पहले किस पे आ गया था, एलिप्स पे आ गया था। तो कोई बात नहीं, कंडीशन आपको याद करवाई होती है। तो यहां से आप देखें अल्फा इसका आंसर है, ये कंडीशन आप याद कर लें, a स्क्वायर इंटू 1 + m²। बाकी सारी जो लिखी है सो लिखी है, लेकिन ये कंडीशन, ये बाकी मैंने पहले भी बताई आप लोगों को एक और क्वेश्चन में कि ये हाइपरबोला जो अबाउट एक्स एक्सिस है उसकी होती है, ये एलिप्स अबाउट एक्स एक्सिस की, और ये कंडीशन जो है ये पैराबोला की है जो ओपन होता है राइट साइड के ऊपर, ठीक है नहीं। For what value of theta, the equation this one sin theta plus sin 2 theta plus sin 3 theta is true. थीटा की वैल्यू बतानी है। अब कई लोग सोच रहे हैं कि यार इसको किस तरह सॉल्व करना है, ये 3 साइन आ गए, 4 भी हो सकते हैं, यार कौन कह रहा है सॉल्व करने के लिए, हम तो कहते ही नहीं है। मैं तो हमेशा समझाता हूं कि जब भी इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा, ट्रिग्नोमेट्री का है, जो मर्जी आ जाए, आपको ट्रिक हमेशा समझाया लेक्चर्स के अंदर, और वो ये समझाया कि आपने हमेशा इसको करना है बैक सॉल्व। सॉल्व तो करना ही नहीं है, तो सॉल्व कौन करने बैठेगा, टेस्ट में सॉल्व करने जाएंगे कितना टाइम लग जाएगा, तो बैक सॉल्व विद इन टाइम सॉल्व करके। π/2 क्या है, π/2 पुट करें, यहां sin π/2 पुट करेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस, यहां sin π/2 पुट करेंगे तो 2 2 कैंसिल, sin π 0, यहां π/2 पुट करेंगे sin 3 π/2 क्या होता है -1। तो क्या ये 0 के इक्वल आ रहा है, यस बिल्कुल आ रहा है, ट्रू हो गया। तो π/2 बैक सॉल्व किया तो वो उसकी वैल्यू उसको ट्रू कर रही है, तो मतलब आंसर आ गया। अब अगर आपने अल्फा इसका आंसर कर दिया तो बड़ा जुल्म आपने किया। मैं हमेशा समझाता हूं कि एंटी टेस्ट में चारों ऑप्शंस को पढ़ना जरूरी होता है। चारों ऑप्शन देखेंगे, ऑल ऑफ दीज भी एक ऑप्शन दी हुई है। 3π/2 पे जाएं, अब 3π/2 sin 3π/2 भी बताया क्या होता है -1, यहां 3π/2 पुट करेंगे, 2 2 कैंसिल, sin 3π क्या होता है 0, और यहां 3π/2 पुट कर लेंगे तो बेसिकली क्या बनेगा ये 9π/2, 9π/2 क्या होता है 1, फिर से क्या आ गया 0। तो इसने भी ट्रू कर दिया, इसने भी ट्रू कर दिया, तो फिर ऑप्शन क्या ऑल ऑफ दिस, ये चेक ना भी करूं तो खैर है, फिर डेल्टा इसका आंसर आप कर लीजिएगा 2π/3, वो भी सेटिस्फाई करेगा। तो जब भी क्वेश्चन आएगा, ये क्यों सोचते हैं कि भाई हमने इक्वेशन को इसको सॉल्व किस तरह करना है, नहीं करना सॉल्व, बैक सॉल्व करना है, ये ट्रिक आपको हमेशा समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इफ द सम ऑफ अ सीरीज अप टू n टर्म्स इज दिस, सम ऑफ सीरीज आपको दिया हुआ है n टर्म्स तक, देन 10th टर्म आपने बतानी थी टेस्ट के अंदर। बहुत दफा ये क्वेश्चन मैं करवाता हूं, मेरे लेक्चर्स में भी क्वेश्चन है, हर जगह आपको मिलेगा, और टेस्ट में भी आया हुआ है कि सम ऑफ सीरीज जो है वो आपको ये दिया हुआ, यानी Sn आपको दिया हुआ है n टर्म तक सीरीज का, विच इज 3n² - n, ठीक है। 10th टर्म तक आपको मुझे पहुंचाना है, ठीक है। मैं कैसे करवाऊंगा इसको, मैं कहता हूं n की जगह 1 पुट कर लें, ये क्या बनेगा S1। S1 का मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म,
और सम ऑफ फर्स्ट टर्म आप लॉजिकली सोचें, सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है, और यार फर्स्ट टर्म ही होगी ना, सम ऑफ फर्स्ट टर्म ही होती है। लिहाजा आपने एन को यहाँ 1 पुट कर दिया, जब आपने एन को 1 पुट कर दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 2, यानी मैंने क्या निकाली है, फर्स्ट टर्म निकाली, यानी S1 निकाल लिया, फर्स्ट टर्म निकाल ली। अच्छा, अब मैं आपसे कहता हूं इसमें n को 2 पुट करें। जब आप n को 2 पुट करेंगे S2 बनेगा। S2 का मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स का मतलब क्या होगा कि फर्स्ट टर्म A1 है, सेकंड टर्म A2 है, ले जी S2 आ रहा है। अब आप यहां 2 पुट करें, 2 का स्क्वायर 4 3 12, 12 माइनस 2 करेंगे तो क्या बनेगा 10, डायरेक्ट ही कर लें, ये बात हो गई, यानी फर्स्ट टर्म आ गई और सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। अच्छा, फर्स्ट टर्म ए को अगर आप यहां प्लग इन करें स्टूडेंट्स, तो जरा देखिएगा मेरे पास क्या बनेगा, A2। यहां पर अगर आप A1 को 2 पुट करें और 2 को यहां लाके 10 में से माइनस करें तो आप एग्री कर रहे हैं कि सेकंड टर्म मेरे पास कितनी आ गई, 8। अब जरा गौर करें, फर्स्ट टर्म भी निकाल ली है, सेकंड टर्म भी निकाल ली है, दोनों बातें मैंने फाइंड आउट कर ली हैं। जाना मैंने कहां पर है, 10th टर्म के ऊपर। मैं क्या करता हूं, कॉमन डिफरेंस निकालता हूं। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालता हूं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को अगर आप माइनस करेंगे ऐसे, तो 8 माइनस 2 क्या बनेगा, 6, तो कॉमन डिफरेंस 6 आ गया। कहां जाना चाहते हैं, 10th टर्म पे। 10th टर्म के लिए फॉर्मूला याद है, A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D, अरिथमेटिक का फॉर्मूला। अब आपके पास A फर्स्ट टर्म होती है, वो मैंने निकाली है 2, 9D कर लेंगे तो D 6 है, 6 यहां पुट करें, 54, 54 प्लस 2 56। बात समझ आ रही है, ऑप्शन कौन सी, बीटा। कितनी देर लगी है, 1 मिनट से पहले हो जाएगा। 1 पुट करें। अब लॉन्ग कैलकुलेशन में जाने की जरूरत नहीं है, एक और फॉर्मूला भी होता है, AN इज इक्वल टू SN माइनस SN माइनस N-1 करने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर ओपन करें, लॉन्ग कैलकुलेशन करें, फर्स्ट टर्म निकालें, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म निकालें, फर्स्ट टर्म को पुट करें, सेकंड टर्म निकालें, कॉमन डिफरेंस निकालें, अरिथमेटिक के साथ कर लें। आप में से कई लोग सोच रहे हैं मुझे कैसे पता चला ये अरिथमेटिक सीरीज का सम दिया था, क्वेश्चन में तो कोई अरिथमेटिक लिखा नहीं है। ये मेरा कमाल है, आप खुद भी ये कमाल पैदा करें, इसको रिसर्च करें, देखें कि मुझे कैसे पता चला कि ये अरिथमेटिक सीरीज थी। आपकी होमवर्क है, होम असाइनमेंट है अरिथमेटिक की वैसे, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, प्रोबेबिलिटी पे फिर से एक और क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के ऊपर प्रोबेबिलिटी ए यूनियन भी आपको दिया हुआ है, इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है, एक कॉम्प्लीमेंट आप समझते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना था इसके अंदर, ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब सबसे पहली बात तो हम ये शुरू करते हैं कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट्स आप निकाल सकते हैं ना। ये फॉर्मूला आप बहुत बेसिक फॉर्मूला पढ़ते हैं। अब ए कॉम्प्लीमेंट मेरे पास कितना है, 2/3, तो ये कितना आ जाएगा 1/3। ये मैंने क्या फाइंड आउट की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैंने फाइंड आउट कर ली। मेरे पास यूनियन भी है, इंटरसेक्शन भी है, फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है प्रोबेबिलिटी में, ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। याद है ना आपको, वैल्यूज पुट कर दें। यूनियन की वैल्यू मैंने क्वेश्चन में आपको दी हुई 7/12 इज इक्वल टू ए, हमारे पास अभी मैंने फाइंड आउट करके आपको दिया 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपने फाइंड आउट करनी है और इंटरसेक्शन आपको दिया हुआ है 1/4। मेरा ख्याल है अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्योंकि आपने यही फाइंड आउट करना था, ठीक है जी। तो बेसिकली 7/12 कैलकुलेशन कर लेते हैं, -1/3 प्लस 1/4 इज इक्वल टू दिस थिंग। 12 आपका आंसर आ जाएगा, 7 माइनस ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3, डिनोमिनेटर में 12 इसका एलसीएम है, तो बस आपके पास आंसर आ गया। फाइनली दिस बिकम 7 प्लस 3 10 माइनस 4 6/12 का मतलब स्टूडेंट्स 1/2 है। ऑप्शंस पे जाएंगे तो अल्फा इसका आंसर बनेगा। सो ये भी एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में से आपको मिला, ठीक है जी। तो फाइनली आप देखें कि ये जो क्वेश्चन इस वक्त आपके सामने आ रहा है कि यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है स्टूडेंट्स, हाउ टू कंक्लूड इट, बड़ा डिफरेंस है उसने पूछा हुआ है कि आप इसके बारे में नतीजा क्या अखज़ कर रहे हैं। अब क्या नतीजा अखज़ कर रहे हैं, ऑप्शन आपके सामने है, देखते हैं हम क्या नतीजा अखज़ कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये नजर आ रही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हम फटाफट इसको सॉल्व करते हैं, इसके रूट्स निकालते हैं, क्योंकि मैंने ऑप्शन को देखा तो यहां पर x लिखा है तो x इसके रूट्स होते हैं, तो मेरा दिमाग गया कि मुझे रूट्स निकालने चाहिए, निकालते हैं। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप सबको आता है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी करेंगे तो क्या बनेगा 2 cos थीटा प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4ac, मतलब 4ac करेंगे तो 4 ही हो जाएगा, और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a करेंगे तो क्या बनेगा 2 बनेगा। सिंप्लीफाई कर लें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, देखें यहां से 4 कॉमन करके आउट कर लें, 4 स्क्वायर रूट से 2 निकलेगा, 2 कॉमन करेंगे उस 2 को कैंसिल कर देगा, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूं। यहां पर मेरे पास बचेगा cos स्क्वायर थीटा -1। आप सब जानते हैं कि cos स्क्वायर
थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अपने माइंड में करें, यहां माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो यहां पर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, 2 मैंने कैंसिल कर दिया हुआ है, प्लस माइनस यहां पर जो बच गया था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 वो बन गया साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, चूंकि माइनस का बना है, आप केयरफुल इसको देखें, यहां माइनस आया हुआ है, तो जब माइनस रेडिकल में आ जाएगा स्टूडेंट तो उसको क्या करेंगे आप, आयोटा, और साइन स्क्वायर थीटा पे आ गया स्क्वायर रूट तो वो क्या बन जाएगा, साइन थीटा। अब आप गौर से देखें तो फिर बात आपको समझ आ रही है कि जो रूट निकालने हैं वो कॉस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा। ऑप्शन में देखेंगे तो ये अल्फा ऑप्शन कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, अल्फा आंसर नहीं करना। बीटा में उसी का दूसरा वर्जन लिखा हुआ है माइनस वाला, तो जब दोनों बन रहे हैं तो फिर आप किधर जा रहे हैं, ऑल ऑफ दीज पे जा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं, कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि ये इसके रूट्स आ रहे हैं। हाँ, इसका क्या करना है, एक्स मॉड, मॉड आप सब जानते हैं, जब आप इसका मॉड लेंगे तो जब मॉड बनेगा बेसिकली वो क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर, यानी आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, फिर इसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर रूट। आप सब समझते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, तो इसका मतलब ये जो बात लिखी हुई है कि एक्स मॉड इज इक्वल टू 1, ये बात ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज, ये सारा इसका कंक्लूजन है जो ऑप्शन के साथ हमने कैलकुलेट किया है। तो हाउ टू कंक्लूड इट, दिस वाज द पॉइंट ओवर हियर। तो डेल्टा जो है वो मैं आपको इसका आंसर बता चुका हूं। अब फेयर कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स, एक कॉइन है उसको आपने 10 टाइम टॉस किया है। अब वो कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट हेड अपीयर्स मोर देन टेल, 10 दफा टॉस किया, हेड जो है वो टेल से ज्यादा आना चाहिए। अब आपको सबको समझ है कि 5 दफा हेड आ जाए 5 दफा टेल आ जाए तो बराबर हो गए हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन कहता है कि जी हमें जो हेड है वो टेल से ज्यादा चाहिए। ज्यादा का मतलब क्या हुआ, ज्यादा का मतलब ये हुआ कि 6 हेड आ जाएं तो वो जाहिर है फिर टेल से ज्यादा हो जाएंगे, टेल फिर 4 आएंगे, ठीक है। 7 हेड आ जाएं, ये टेल से ज्यादा होंगे, 3 टेल आएंगे, और 8 हेड्स आ जाएं तो फिर 2 टेल आएंगे जाहिर है, और 1 हेड आ जाए 9 हेड आ जाए, और इसके बाद फिर क्या आ जाए 10 हेड। ये सारे वो केसेस हैं जो आपके लिए फेवरेबल हैं, और क्वेश्चन यही है कि प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है कि हेड जो है वो ज्यादा है, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं इन सब की प्रोबेबिलिटी निकाल के तो उनको सम अप कर, निकालेंगे कैसे। अब आप चाहते हैं कि 6 हेड आने चाहिए। आप सबको पता है कि जो प्रोबेबिलिटी की मैं बात करता हूं आपके साथ हमेशा, मैं समझाता हूं कि पहले पॉसिबल आउटकम फिर फेवरेबल पे जाएं, ठीक है जी। अब पहले मैं आपसे कहता हूं यार इसके पॉसिबल आउटकम पे जाएं, तो अगर आपने कॉइन को 10 टाइम टॉस किया है तो कितने पॉसिबल आउटकम आएंगे। हमेशा आपको समझाता हूं कि कॉइन टॉस करने में जो पॉसिबल आउटकम का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, वो 2 रेज़ टू पावर n होता है, पता है आप लोगों को। अब 2 रेज़ टू पावर n यहां पर क्या बनेगा, 2 रेज़ टू पावर 10 विच इज इक्वल टू 1024, ये सबको याद होता है। ये बात तो पॉसिबल आउटकम्स की हो गई। फेवरेबल पे आए, 6 हेड्स आपको चाहिए। अब 6 हेड्स आपको चाहिए फेवरेबल आउटकम, और कॉइन को टॉस कितनी बार आपने किया है, 10 टाइम। अब उस 10 टॉस में 6 हेड आपको चाहिए, पहले भी समझा चुका हूं, कॉम्बिनेशन को यूज करें। कॉम्बिनेशन कैसे यूज करेंगे, आपके 10 टॉसेस हैं उसमें आपको 6 हेड चाहिए, 10 C 6। फिर आप कहते हैं 7 हेड चाहिए, 10 टॉसेस हैं 7 हेड चाहिए, 10 टॉसेस हैं 8 हेड चाहिए, 10 टॉसेस हैं 9 हेड चाहिए, 10 टॉसेस हैं 10 हेड चाहिए। ये सारे क्या निकल आए स्टूडेंट्स, ये फेवरेबल आउटकम है कि हेड जो है वो टेल से ज्यादा आ रहे हैं। कॉम्बिनेशन का ट्रिक मैंने आज के डिस्कशन में 2-3 दफा बताया, कॉम्बिनेशन यूज करें और इसको सॉल्व कर लें, आंसर पे जाएं तो अल्फा इसका आंसर आएगा, ठीक है जी, कैलकुलेट आप कर लेंगे। सो ये जो डिस्कशन आपने देखी है इसमें वो क्वेश्चन थे जो ट्रिकी भी थे, बाकी भी थे। नेक्स्ट मजीद क्वेश्चंस के साथ मैं एक और आपके साथ जो है वो लेक्चर करूंगा जिसमें बता सकूंगे और हमारे पास जो है वो क्या है। सो विश यू वेरी गुड लक, इन क्वेश्चंस को जरूर देखें। मैं फिर वही बात करूंगा, क्वेश्चंस मिलना इज वन थिंग, क्वेश्चंस को अप्रोप्रिएटली सॉल्व करना इज सुपर इंपॉर्टेंट। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू।